नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सीमांचल के जो भी सीट हैं, सीमांचल में आज कल चुनाव होने वाला है 26 तारीख को। तो आज हम जानते हैं कि सीमांचल की पाँच सीटों में कौन कहां से जीत रहा है, कौन सा कैंडिडेट किससे आगे और किस आधार पर आगे है। तो चलिए एक एक कर सीटों को जानकारी लेते हैं। तो 5 सीटों जहां सीमांचल में जो चुनाव होने वाला है, उन पहले सीटों का नाम ले लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो पहले हम पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, कटिहार और बांका, इन 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है 26 तारीख को। चुनाव प्रचार कल ही खत्म हो गया, 24 तारीख को रात को चुनाव प्रचार खत्म हो गया और आज एक दिन का गैप है। कल चुनाव होना है, कल पता ही चल जाए किसको क्या वोट मिलेगा। लेकिन आज हम बताते हैं कि कौन कैंडिडेट किससे आगे है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्णिया से। पूर्णिया से पप्पू यादव हैं, निर्दलीय उम्मीदवार, कांग्रेस में अपना पार्टी का विलय कर चुके थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय मैदान में आ गए। वही आरजेडी की ओर से बीमा भारती है, जो कि जेडीयू में थी, विधायक थी, जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में आ गई। जब बिहार विधानसभा में बहुमत सिद्ध होना था, उस समय भी इन्हें गड़बड़ाने की खबर आई थी, तब इनके पति को और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये भी हैं बीमा भारती, और मंडल जाति से आती है। वही हम बात कर ले एनडीए की तरफ से, तो जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा हैं, जो बार से सांसद वहाँ के अभी भी मौजूदा सांसद वही हैं। साल 2014 की विपरीत परिस्थितियों में जब जेडीयू अकेले लड़ रही थी, तो 2 ही सीट जेडीयू जीती थी, एक नालंदा और एक पूर्णिया। तो नालंदा से कौशलेंद्र और पूर्णिया से संतोष कुशवाहा जीते थे। तो इन तीनों के बीच लड़ाई है, लेकिन लड़ाई से बीमा भारती बाहर होती दिख रही है। आरजेडी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में कैंप कर रखा है। कहा यह जा रहा है कि वहाँ 40 विधायक आरजेडी के लगाए गए हैं और राज्यसभा सांसद भी है। तेजस्वी यादव खुद 2-3 दिन से मुकेश सहनी के साथ वहाँ कैंप कर रहे हैं, तो उन्हें लड़ाई में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ से एक बयान भी वायरल हुआ था तेजस्वी यादव की, कि अगर इंडिया को आप वोट नहीं देना चाहते हैं तो एनडीए को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को नहीं। तो इस प्रकार के पूर्णिया में लड़ाई है। निर्दलीय होकर भी पप्पू यादव ने सभी को नाक में चने चबा दिया है। वही एनडीए के उम्मीदवार की बात करें संतोष कुशवाहा, तो उनके प्रति एंटी इनकन्वेंसी बहुत ज़्यादा है। और बीमा भारती जो आरजेडी के उम्मीदवार है, तो कहा जाता है गंगोटा जाति से आती, तो गंगोटा और यादव में बनता नहीं है। तो अगर यादव गंगोटा को कभी वोट नहीं देते और गंगोटा यादव को वोट नहीं देते, तो इस कारण पप्पू यादव के साथ चला गया है यादव का वोट। और मुसलमानों का वोट कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार नहीं करने गया, तो मुस्लिम वोट एकजुट होकर पप्पू यादव के साथ दिख रहा है, क्योंकि पप्पू यादव ही मेन रूप से विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में वहाँ सामने आ रहे हैं। और नीतीश कुमार के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा की एंटी इनकन्वेंसी है, लेकिन उनके साथ जो बीजेपी के हैं वोट बैंक और जो जेडीयू के वोट बैंक हैं, चिराग के वोट हैं, उपेंद्र कुशवाहा की वोट है, तो सभी एक साथ हैं। और अति पिछड़ा जो वोट बैंक नीतीश कुमार ने बनाया है, महिलाओं का वोट है, वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो किस रूप में जाता है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो फिर संतोष कुशवाहा को फ़ायदा होता दिखेगा, वोटिंग परसेंट कमता है तो फिर संतोष कुशवाहा को घाटा होता दिखेगा। लेकिन ओवरऑल अभी जो हम बात कर रहे हैं, उसमें अभी पप्पू यादव आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास M22 समीकरण के साथ साथ और भी अदर, क्योंकि वो हमेशा मदद करने के लिए कोरोना काल से जिस प्रकार से बाहुबली की छवि उन्होंने हटा कर एक मददगार की छवि लाई है, तो वो प्लस दिख रहे हैं पूर्णिया से। वहीं हम बात कर ले दूसरी सीट किशनगंज से, तो किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एमडी जावेद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और अख्तरुल ईमान AIMIM के उम्मीदवार हैं। और कहा यह जा रहा है कि ओवैसी ने जो किशनगंज सीट है वहाँ कैंप ही कर दिया है अख्तरुल ईमान के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव में कैसे 5 सीट जीत गए थे सीमांचल के क्षेत्रों में, और जितने भी चुनाव है ये सभी सीमांचल के क्षेत्रों में है। लेकिन यहाँ कांग्रेस को प्लस पॉइंट इसलिए मिल रहा है, जेडीयू को ये है कि हिंदू वोट अगर पूरी तरह से एकजुट होकर कर दे और कुछ मुसलमानों के वोटों में कटिंग कर ले अगर जेडीयू, तब तो चांस है। लेकिन लड़ाई में अभी तो जेडीयू और कांग्रेस ही है। लेकिन अख्तरुल ईमान भी पिछले बार कितना खड़ा टक्कर दिए थे, ये आप लोगों ने देखा होगा, और इस बार भी वो वैसे कैंप किए हुए हैं, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन प्लस पॉइंट कांग्रेस को इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को यहाँ M22 यानी कि मुस्लिम का वोट तो है ही, और कांग्रेस जिस प्रकार से पूरे देश भर में मुसलमानों एकजुट हुआ है कांग्रेस के लिए, इस बार कांग्रेस की तो किशनगंज के भी मुसलमान समझ रहे हैं कि ये सब जो हैं मुजाहिद आलम और ये जो हैं ओवैसी के पार्टी के अख्तरुल ईमान, ये सबको वोट से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रति एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। और वहीं हिंदू वोट में भी अगर कटिंग कर लेते हैं यादव में M22 के साथ, तो फिर कांग्रेस को प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर मुजाहिद आलम या हो ये अख्तरुल ईमान, तो अख्तरुल ईमान तो पूर्ण रूप से
मुस्लिम के वोट पर ही निर्भर है ना, लेकिन ये यादव भी वोट प्लस कर जाएगा क्योंकि ये महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं मोहम्मद जावेद आगे दिख रहे हैं, हालांकि उनके प्रति भी एंटी इनकन्वेंसी है। तीसरी सीट हम बात कर लेते हैं भागलपुर से जो है अजय मंडल हैं जेडीयू के उम्मीदवार। अभी जितना भी सीट पर चुनाव हो रहा है सीमांचल के, इन पाँचों की पाँचों सीट पर जेडीयू लड़ रही है एनडीए की ओर से, तो अजय मंडल यहाँ से हैं। वही हम बात कर लेते हैं विपक्ष की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा हैं, और यहाँ अजीत शर्मा और अजय मंडल के बीच एकदम सीधी टक्कर दिख रही है। और अजय मंडल के खिलाफ ये है कि एंटी इनकन्वेंसी के साथ साथ जिस गंगोटा जाति से आते हैं उसी से वहाँ के विधायक गोपाल मंडल उनसे नाराज चल रहे हैं। हालांकि बुलो मंडल को शामिल कराकर जेडीयू ने कुछ बैलेंस करने की कोशिश की है। वही हम बात कर ले अजीत शर्मा तो भूमियार जाति से आते हैं। भागलपुर में भूमियारों की संख्या कम है, लेकिन शहर में कम है और अगल बगल के विधानसभा में है, तो भूमियार वो वोट वहाँ एकजुट होकर अजीत शर्मा के प्रति पड़ जाएगा, ये प्लस पॉइंट कर जाएगा क्योंकि उनके पास बेस वोट तो है ही एम.वाई का, मुस्लिम यादव का, आरजेडी के साथ होने के, और उनका एक अपना भी पहचान है। उनकी बेटी नेहा शर्मा बॉलीवुड एक्ट्रेस है, तो उनका भी कुछ असर दिखता है। और प्लस वो भूमियारों का वोट एक तरफा हो जाएगा, और मुसलमानों भी वोट इस पर बढ़ चलकर भागलपुर में इसलिए ज़्यादा करेंगे कि शाहनवाज हुसैन वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार होते थे, साल 2014 में मात्र 10,000 वोट से हारे थे, तो उन्हें बीजेपी टिकट नहीं दिलवा पाई। तो इसलिए मुसलमान सबक सिखाने के तौर पर और भी ज़्यादा अच्छी से वोट करेंगे महागठबंधन के उम्मीदवार की समर्थन में। वही हम अगली सीट की बात कर लेते तो कटिहार चौथी सीट है। कटिहार से तारिक अनवर हैं जो पहले एनसीपी से 2014 में कटिहार से चुनाव जीत चुके हैं। और वही हम बात कर ले जेडीयू से तो दुलाल चंद गोस्वामी हैं। तो यहाँ से जो है यहाँ जेडीयू बीजेपी में ही कहा जा रहा है कि अंतर्द्वंद है। यहाँ से निखिल चौधरी बीजेपी के जो सांसद रह चुके हैं उनका थोड़ा सा भी मतलब मन नहीं है कि जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो जीते, और इसलिए वो किस एकदम न्यूट्रल हो बैठे हैं और अंतर्घात करने की बातें यहाँ आ रही है। हालांकि आरजेडी के में भी है, क्योंकि आरजेडी से अश्ताक करीम जो थे वो उम्मीदवार बनने के लिए थे, मेडिकल कॉलेज के जो मालिक थे, राज्यसभा सांसद, लेकिन उन्हें ऐन मौके पर टिकट नहीं देकर तारिक अनवर को दे दिया, जिससे वो नाराज़ होकर फिर से जेडीयू में शामिल हो गए। लेकिन आरजेडी में उतनी नाराज़गी नहीं है जितनी जेडीयू में। और वही हम बात कर ले तारिक अनवर तो एक अच्छे नेता हैं, बहुत बार सांसद रह चुके हैं और वहाँ उनकी पकड़ ज़्यादा है। वो एनसीपी से पहले रहते हुए भी वो जो है कटिहार सीट 2014 में जीत लिए थे मोदी लहर में, तो इस बार लड़ाई वहाँ काफ़ी टक्कर की। हालांकि आपको बता दें कि कटिहार में जो मुसलमानों की आबादी है 41% है, और जिन सीटों पाँचों पर जो चुनाव हो रहा है यहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है। किशनगंज में तो 70% के लगभग मुसलमान हैं, वही कटिहार में 41% मुसलमान हैं, 11% यादव है। अगर मुस्लिम यादव एक हो जाएंगे तो फिर ऐसा ही तारिक अनवर निकल जाएंगे, 41 और 11 52%, तो फिर निकल जाएंगे। वही हम बात कर ले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रायल की तो 6% है, जनरल की 8% है, अति पिछड़ा 6% है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आगे निकलते हुए दिख रहे हैं कौन, तारिक अनवर। और आपको ऐसे भी बता दें कि साल 2014 में इन पाँचों की पाँचों सीटों पर महागठबंधन जीता था या उनके सहयोगी दल, लेकिन एनडीए नहीं जीता था, बीजेपी नहीं जीता था। सिर्फ एक सीट पूर्णिया जेडीयू जीता था और बाकी चारों सीट पर या तो कांग्रेस या तो आरजेडी जीता था। साल 2019 में दोनों को होने के कारण ये सीटों पर प्रभाव पड़ा था, लेकिन इस बार उस प्रकार का मोदी लहर नहीं दिख रहा है, नीतीश कुमार का जादू नहीं दिख रहा, एंटी इनकन्वेंसी बिहार सरकार का भी है। तो और इन पाँचों सीट पर ऐसे ही कड़ी टक्कर है। 19 में भी रही थी और 14 में तो ये सीटें मोदी लहर में भी हरा दी थी, जब बीजेपी ने 40 में से 32 सीट बिना नीतीश कुमार के जीत लिया था उस समय भी। तो अब अगली सीटों की बात कर लेते। बांका से गिरिधारी यादव और जयप्रकाश नारायण यादव, दोनों यादव है, एनडीए की ओर से भी और महागठबंधन की ओर से भी। ऐसे आपको बता दें कि जाति की लड़ाई इस बार लालू यादव ने काफ़ी अच्छी से चाल चली है। जाति को जाति के साथ नहीं लड़ाया, लेकिन कुछ ऐसी सीट है जैसे कि काराकाट हो गया, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा के राजाराम सिंह कुशवाहा, जैसे मधेपुरा में हो गया, दोनों यादव ही हैं। और यहाँ जो है बांका में गिरिधारी यादव और जयप्रकाश नारायण, लेकिन गिरिधारी यादव के प्रति एंटी इनकन्वेंसी बहुत ज़्यादा है और जेडीयू के ही नेता गिरिधारी यादव को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मनोज यादव जो जेडीयू के नेता हैं वो गिरिधारी यादव को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वही पुतुल सिंह जो दिग्विजय सिंह की पत्नी हैं और श्रेयसी सिंह जमुई से जो विधायक है, खिलाड़ी रह चुके, उनकी माता जी हैं, तो उनका परिवार भी अभी न्यूट्रल दिख रहा है क्योंकि वो बीजेपी में थे, उन्हें टिकट नहीं मिला
और गिरिधारी यादव को कितना सपोर्ट करते हैं उन्हीं पर डिपेंड है कि गिरिधारी यादव को जीत होगी या हार होगी। तो जिस प्रकार से वो सपोर्ट करेंगे तो देखने वाली बात होगी। और बीजेपी जेडीयू को सबक सिखाने में भी लगी है, ये बात भी हमें नहीं भूलना होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ से अभी जयप्रकाश नारायण यादव आगे चल रहे हैं। और आपको तो ये भी बताते चले कि साल 2014 में मोदी लहर रहते हुए भी जयप्रकाश नारायण यादव ने यहाँ से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीता था और अच्छे राजनेता माने जाते हैं। तो चलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल